हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज है 7 नवंबर और 7 नवंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस। तो आप सब भी जागरूक हो जाइए कैंसर के प्रति। थोड़ा सा जागरूक अभी आगे भी कर देंगे वीडियो में। तो आज के दिन की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 7 नवंबर से बनने वाले जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चंस हैं उनके बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले रिवीजन करते हैं हम लोग। तो कल का दिन का जो करंट अफेयर हमने पढ़ा था उसका रिवीजन कर लेते हैं क्विकली 1 मिनट में। तो कल हम लोगों ने पढ़ा था विश्व बायोस्फीयर रिजर्व दिवस मनाया जाता है 3 नवंबर को। और अभी हाल ही में कर्नाटका राज्य सरकार ने डॉक्टर पुनीत राजकुमार हृदय ज्योति योजना शुरू की। ग्लोबल बायो इंडिया समिट की वेबसाइट लॉन्च की गई है डॉक्टर हर्षवर्धन जी के द्वारा। इसके अलावा अभी हाल ही में डीआरडीओ के द्वारा वायु रक्षा क्षमताओं में क्रांति लाने के लिए प्रोजेक्ट कुशा शुरू किया गया है। सीबीआई के संयुक्त निदेशक ज्वाइंट डायरेक्टर नियुक्त किए गए हैं प्रवीण मधुकर पवार। इसके अलावा सुरेंद्र कुमार अधाना जो है ये संयुक्त राष्ट्र सलाहकार की विशेषज्ञ समिति में फिर से चुने गए हैं 3 साल के लिए। और अभी सेलिंग चैंपियनशिप 2023 ये भारतीय नौसेना का शुरू हो चुका है मुंबई में। 9 नवंबर तक चलेगा। जमानत पर रिहा किए गए आतंक के आरोपितों के पैर में जीपीएस ट्रैकर लगाने वाली देश की पहली पुलिस बन गई है जम्मू एंड कश्मीर पुलिस। इसके अलावा अभी हाल ही में विराट कोहली ने ओडीआई में सचिन तेंदुलकर के 49 शतकों की बराबरी कर ली है। इसके अलावा लास्ट क्वेश्चन हमने पढ़ा था कि पद्मश्री से सम्मानित प्रख्यात लेखिका और संगीतज्ञ और गायिका लीला ओमचेरी जी का निधन हो गया है। ये टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस थे जो कि कल की वीडियो में आपने पढ़ा था डिटेल में। आज आपने उसका किया है क्विकली रिवीजन सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट में। अब हम लोग बात करेंगे डिटेल करंट अफेयर की, लेकिन उससे पहले जो जरूरी सूचना है वो मैं आपको बता दूं 1 मिनट में। जीएस सफलता बैच 3.0 शुरू हो चुका है। जिनको जिनको अभी तक नहीं पता है इसके बारे में जान लो। 15 महीने की वैलिडिटी के साथ 2024 के सभी एग्जाम्स को टारगेट करते हुए ये बैच लाया गया है। एक चीज और, कल इसका डेमो भी आया। डेमो क्लास जो है वो यहाँ पर बैच में ही आपको मिलेगा। जाकर के एप्लीकेशन पे जाओगे, वहां से बैच में जाओगे तो आपको मिल जाएगा आराम से। ठीक है, डेमो वीडियो फ्री है, सभी के लिए है। सभी लोग जाकर के डेमो वीडियो देखो। ज्योग्राफी की क्लास हुई है। दूसरी चीज ये, इसमें कल से क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं डेमो के साथ। तो आज इससे 2 क्लास आज भी होगी दिन में। तो पर डे 2-2 क्लास करके चलेगा। इसकी बैच की सारी डिटेल, सारी इंफॉर्मेशन, आपके सारे क्वेश्चन जो बन सकते हैं उसके लिए मैंने यूट्यूब पर एक वीडियो अपलोड कर दी है। तो उसमें सारा कुछ इसके बारे में बताया गया है। बेहतर होगा आप वहीं से जाकर के ज्यादा इंफॉर्मेशन लें, आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है जी, ये एप्लीकेशन पर एमजीटी ऐप पर मिलेगा। 1999 में इस बैच का प्राइस है, लेकिन चूंकि दीपावली ऑफर के तहत लॉन्च किया गया है तो इसे मात्र 599 में 599 में लॉन्च किया जा रहा है। आपके लिए आपको इसके लिए कूपन कोड यूज करना होगा दिवाली 70। दिवाली 70 ये कूपन कोड अगर यूज करते हो तो आपको मिलेगा 70% का डिस्काउंट। ठीक है ना, तो आप 599 में ये पा सकते हो। सारा कुछ इसमें मिलेगा आपको। बाकी डिटेल्स जैसे कि मैंने आपको बताया वीडियो में दिया गया है, आप उसको जाकर देख सकते हैं। कल ही वीडियो अपलोड हुई है। पहला क्वेश्चन, राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? शुरुआत में ही मैंने आपको बताया 7 नवंबर को मनाते हैं हम लोग राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस, नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे। कैंसर एक बहुत ही घातक बीमारी है। कई मामलों में ये लाइलाज भी होती है, लेकिन अगर सही समय पर अगर पकड़ में आ जाता है, सही समय पर, बहुत ही माइनर जब कंडीशन रहता है तब इसका इलाज भी संभव है। कैंसर कई टाइप के होते हैं, लेकिन कैंसर की भूमिका क्या होती है पहले ये समझो। कैंसर कहते किसे हैं? कैंसर कैंसर मतलब अगर आप जानो आम भाषा में कहें तो जो कोशिकाएं हैं वो जब सड़ने लगती हैं, ऐसा कह लो। या फिर ऐसा कहो कि कोशिकाओं में अनियंत्रित वृद्धि होने लगती है। मतलब वो अनकंट्रोलेबल तरीके से वृद्धि होने लगती है। जैसे जहां पर जैसे माउथ का कैंसर हुआ, आप देखेंगे माउथ के कैंसर के जो पीड़ित है उनका मुंह जो है ऐसे ऐसे निकलता चला जाएगा, सड़ता चला जाएगा। वहां की जो कोशिकाएं हैं, जो सेल्स हैं ना, वो अपने आप में विस्तार होने लगती हैं, अपने आप को डबल ट्रिपल करने लगती हैं अनियंत्रित, अनकंट्रोलेबल तरीके से। तो वो कैंसर होता है। ऐसे ही हर प्रकार का कैंसर, जैसे आप ब्रेन कैंसर कहो, ये ब्लड कैंसर कहो, स्किन कैंसर कहो, ब्रेस्ट कैंसर कहो, ब्लड कैंसर कहो, बहुत टाइप के कैंसर्स होते हैं। ठीक है, तो इन सब के प्रति भारत में अवेयरनेस फैलाने के लिए ये दिवस 7 तारीख को मनाया जाता है नवंबर में। अच्छा, विश्व कैंसर दिवस कब मनाते हैं? विश्व कैंसर दिवस हम लोग 4 फरवरी को मनाते हैं। ध्यान रहे, 4 फरवरी विश्व कैंसर दिवस, 7 नवंबर राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस। ठीक है जी। हम लोग 7 नवंबर को क्यों चुने? क्योंकि 7 नवंबर को मैडम क्यूरी जी का जयंती होता है, जन्मदिन होता है। 2 बार की नोबेल पुरस्कार विजेता मैडम क्यूरी जी, इनका कैंसर के प्रति लड़ाई में अहम योगदान रहा था। इनको 2 बार नोबेल मिला था, जैसे मैंने आपको बताया, पहली महिला भी थी ये नोबेल प्राइज जीतने वाली। तो
इनके जन्मदिन के अवसर पर हम लोग ये दिवस मनाने की बात शुरू की है। कब से? 2014 से। ठीक है जी। तो विश्व कैंसर पूछा जाए तो 4 फरवरी और राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस 7 नवंबर को। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में जारी प्रदूषित शहरों की सूची में भारत में शीर्ष पर कौन है? तो अभी भारत में प्रदूषित शहरों की लिस्ट जारी की गई, इसमें टॉप पर है नई दिल्ली। लखनऊ वाले कहते हैं ना, मुस्कुराइए आप लखनऊ में हैं, ऐसे दिल्ली वाले आजकल कह रहे हैं घुटिए आप दिल्ली में हैं। बहुत ज्यादा हालत वहां पर खराब है। वहां पर ऐसे जैसे लगता है ना, जैसे फॉग टाइप का है, अभी ही जैसे लगता है पूरा कोहरा पड़ा हुआ है। और वो कोहरा ठंडी वाला कोहरा नहीं है, वो कोहरा प्रदूषण वाला है। वो धुंध जो है वो प्रदूषण वाला है। तो ये जो है वहां पर मतलब बहुत सारी रिसर्च वगैरह होती रहती है जब, तो ये पता चलता है कि दिल्ली में बस रह रहे हो ना आप, भले से आप कोई स्मोकिंग नहीं कर रहे हो, लेकिन समझ लो दिन भर में आप 2-4 सिगरेट पी लिए, आप वहां पर अगर वहां की सांस ले रहे हो तो पूरा का पूरा चैम्बर बना हुआ है। और इस टाइम तो बहुत ज्यादा हालत खराब हो चुकी है। इसको लेकर के अभी ये रिपोर्ट जारी की गई और इस रिपोर्ट में भारत के जो जितने भी प्रदूषित शहर हैं उनका लिस्ट जारी किया गया, खास करके टॉप 10 का। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें टॉप 5 की, अगर बात करें तो नई दिल्ली टॉप पर है। यहाँ पर एयर क्वालिटी इंडेक्स में 483 है। देखो 483 ना मतलब बहुत ही भयानक स्थिति मानी जाती है। 500 तक का ही आंकड़ा होता है और कभी कभी तो यहाँ पर ये तो ऑन एन एवरेज है 483। कभी कभी पर तो जैसे कि कई दिनों का एक साथ लिया गया तो उसका एवरेज निकाला गया 483। कभी कभी तो ये 500 पार कर जाता है ना, 530 520 भी निकल जाता है। और जो जो उसका मेन पैमाने का जो फाइनल जो है स्टेज वो 500 तक है। सोचो, ये तो वही है खिलाड़ी 786 फिल्म की तरह, स्पीड का टांका ही तोड़ दिया, है ना। तो वैसे ही ये भी, ये 500 का इसमें लिमिटेड होता है, ये 500 भी पार कर जाते हैं दिल्ली में, ऐसी स्थिति चल रही है फिलहाल। सेकंड पर फरीदाबाद है, देखो 354 पर है। यहाँ अगर दूसरा ही पहला मिला लो तो अंतर देख लो कितने का अंतर है, 100 से ज्यादा का अंतर है। गाजियाबाद तीसरे पर है, उसके बाद हिसार है, चौथे पर गुड़गांव है, 5वें स्थान पर। ये सभी सबसे प्रदूषित शहर हैं। अभी कुछ दिन पहले मैंने विश्व के प्रदूषित शहरों की लिस्ट बताई थी, उसमें मुंबई को बताया था टॉप पर, है ना। वहां पर मुंबई टॉप पर था, वहां पर नई दिल्ली और पीछे पे था। लेकिन यहाँ पर देखो, ये जब भारत में अभी आया, अभी के जब लेटेस्ट रिपोर्ट आई तो उसमें ये स्थिति आई है निकल करके। ठीक है जी। अच्छा, जो पिछला वाला जारी किया गया था वो किसके द्वारा जारी किया गया था? IQ एयर के द्वारा। ये बात ध्यान रखना, जो जिसमें पूरा वर्ल्ड लेवल का जारी किया गया था, ये तो अपनी ही संस्थाओं के द्वारा जारी किया गया है। एक चीज और, दिवाली पर जो लोग रोना रोते हैं ना पटाखों वाले, तो देखो अभी दिवाली आया भी नहीं है और उसके पहले ही ये स्थिति चल रही है यहाँ पर, है ना। तो दिवाली को पटाखों के लेकर के रोना मत रोना, एक दिन से कुछ नहीं होगा, यहाँ पर पहले ही स्थिति का बहुत खराब है। नवंबर 2023 में किस शब्द को कॉलिंस डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया? तो देखो कॉलिंस डिक्शनरी ने अपना वर्ड ऑफ द ईयर 2023 के लिए घोषित किया है AI को। AI बोले तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जैसा कि आप जानते हो चैट जीपीटी के आने के बाद से आज पूरा साल भर जो ये 2023 का रहा, ये AI पूरा चर्चे में बना ही हुआ था। तो कॉलिंस डिक्शनरी ने भी कहा चलो हम वर्ड ऑफ द ईयर 2023 का AI को ही घोषित कर देते हैं। देखो नवंबर दिसंबर महीने में ना बहुत सारी डिक्शनरियां हैं जो अपने अपने वर्ड ऑफ द ईयर घोषित करती हैं। वर्ड ऑफ द ईयर का मतलब ये होता है कि ये जो शब्द है ये साल भर बहुत ज्यादा चर्चे में रहा, या फिर ये एक नया शब्द आया हुआ है, कुछ नया एक तरीका यूज किया जा रहा है जिसको हम अपने डिक्शनरी में ऐड कर रहे हैं। इसका एक नया मायने निकल करके आया है, एक बहुत क्रांतिकारी रूप से इसका लोग यूज किए हैं। तो इसीलिए वर्ड ऑफ द ईयर बड़ी बड़ी जो डिक्शनरीज हैं वो यूज करती हैं, हर साल का निकलता है। जैसे अगर मैं अभी बताऊं, अभी तो ये शुरुआत कर दी है कॉलेज डिक्शनरी वाली, आने वाले कुछ दिनों में बाकी जो डिक्शनरीज हैं वो भी अपना अपना वर्ड ऑफ द ईयर जारी करेंगे, क्योंकि हम लोग 11वें और 12वें महीने के पास में चल रहे हैं, मतलब साल भर के अंत में चल रहे हैं। तो ऐसे में साल भर में कौन कौन से वर्ड ज्यादा यूज हुए वो बताया जाएगा। तो हम लोग आगे बढ़ें इससे पहले 2022 वाला कुछ रिकॉल कर लेते हैं। 2022 में मरियम वेबस्टर ने अपना वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया था गैस लाइटिंग को। गैस लाइटिंग को इसने 2022 में यूज किया था, बताया था। कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने अपना बताया था होमर को। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने वर्ड ऑफ द ईयर बताया था गॉब्लिन मोड को। गॉब्लिन मोड को कॉलिंस डिक्शनरी ने देखो, जो कि अभी इस बार बताया हुआ है AI, पिछली बार इसने परमा क्राइसिस को बताया था। ठीक है ना। तो ये 2022 का था, यहां पर भी यह लिखा हुआ है, आप इसको रिकॉल कर लेंगे। आगे, हाल ही में किसने अपनी आत्मकथा नीलावु कुजदा सिंहलम इसको प्रकाशित नहीं करने का निर्णय लिया है?
आज तक मैंने आपको जितनी भी किताबें बताई है, मैंने आपको यही बताया है कि ये जो पुस्तक है इसको प्रकाशित किया जाएगा, यह प्रकाशित हो चुकी है, लॉन्च की गई, विमोचन किया गया, वगैरह वगैरह। आज आपको पहली बार मैं बता रहा हूं अपने जीवन में, करंट अफेयर में, कि किसने अपनी आत्मकथा को प्रकाशित नहीं करने का निर्णय लिया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि पूरे देश भर में ये घमासान मचने वाला था और शुरुआत भी हो ही चुकी है। नीलावु कुचिदा सिंहलम, एक्चुअली में ये आत्मकथा है, ऑटोबायोग्राफी है एस सोमनाथ जी की। एस सोमनाथ नाम आपको जाना पहचाना लग रहा होगा, ये इसरो के चीफ हैं, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के चीफ हैं। तो इन्होंने अपनी आत्मकथा लॉन्च करनी थी, इनको लॉन्च करने ही वाले थे, लेकिन इन्होंने कहा कि अब मतलब कुछ बातें उसमें बाहर निकल के आने लगी, तो इसकी वजह से विवाद को देखते हुए इन्होंने कहा नहीं नहीं, अभी हम नहीं लॉन्च करेंगे। क्या विवाद था? तो एस सोमनाथ जी जो ये पुस्तक लॉन्च किए, ये वर्तमान में इसरो के चीफ हैं। इन्होंने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि ये इसरो की जब चीफ बनने वाले थे, तो उसमें जो पूर्व चीफ थे के सिवान जी, के सिवान आपको याद होगा वो वीडियो क्लिप जिसमें जब चंद्रयान 2 अपना पूरी तरीके से लैंड नहीं हो पाया था, तो वो रो रहे थे और पीएम मोदी से गले मिल रहे थे, वो वाली काफी वायरल हुई थी, तो वही थे के सिवान। के सिवान जो है वो उसके बाद रिटायर होने वाले थे, मतलब पद छोड़ने वाले थे, लेकिन और ये इनको नियुक्त किया जाना था उसी टाइम पर, लेकिन इनको नियुक्त करने में अड़चने आई, बहुत सारी चीजें हुई। हालांकि कुछ दिन के बाद ये फाइनली नियुक्त किए गए और अभी वर्तमान में चीफ हैं। लेकिन क्या क्या दिक्कतें आई और उन्होंने क्या रोल अदा किया, ये इन्होंने इस किताब में लिखा था कि वो जो है ना भाई साहब, वो हमको नियुक्त नहीं होने दे रहे थे, वो अड़चने पैदा कर रहे थे, उनके काफी ज्यादा लिंक वगैरह थे। हालांकि राजनीति हर जगह होती है, हर एक विभाग में होती है, लेकिन जब अपने साइंटिस्ट के बीच में जब कोई राजनीति होती है तो बुरा लगता है पूरे देश को। तो इसको लेकर के ये जो है इनकी पुस्तक आनी थी और इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी खुलासा की गई थे। लेकिन जब विवाद बढ़ने लगा तो फिर इन्होंने कहा कि नहीं भैया, हम प्रकाशित नहीं करेंगे। अच्छा, ये जो है नीलावु कुचिदा सिंहलम, इसका अंग्रेजी अनुवाद होता है लॉयंस दैट ड्रिंक द मूनलाइट। अच्छा, इसमें इन्होंने ये भी बताया है, देखो बहुत सारी कंट्रोवर्शियल चीज आ रही थी उसमें, इन्होंने ये भी बताया चंद्रयान 2 जो है वो फेल नहीं होता अगर ये होता तो। मतलब उसमें उन्होंने बताया कि चंद्रयान 2 फेल होने के भी पीछे यही सब बात चल रही थी, मतलब विवाद था, इस वजह से वो फेल हो गया। अगर हम लोग उस पर और अच्छे से मिलजुल कर काम करते तो हो सकता है वो मे बी वही हम लोग का सक्सेस हो जाता, 2019 में ही हम लोग लैंड करा देते। फिलहाल जो भी है, आपको क्वेश्चन समझ में आ गया। इनकी ये पुस्तक है, ये याद रखना। अभी पुस्तक फिलहाल तो प्रकाशित नहीं होगी, लेकिन चर्चा में आ गई है तो ये पूछा जाएगा। और कोई दिक्कत नहीं है, अभी नहीं हुई तो 2 साल बाद होगी, जब ये रिटायर होंगे तब करेंगे। अमूमन जितने भी मतलब सचिव देख लो या कोई राजदूत होता है, जब ये लोग सेवानिवृत्त हो जाते हैं ना, तब बढ़िया से पुस्तकें लिखते हैं और खूब आलोचना करते हैं। तो रिटायर होंगे तब बोलेंगे, अभी पद पर है भाई, इसलिए नहीं बोल रहे हैं, उन पर पाबंदियां लगी हैं। अगला, हाल ही में कहां पर भारतीय नौसेना के नवीनतम स्वदेशी मिसाइल विध्वंसक पोत आईएनएस सूरत का अनावरण किया गया? तो दोस्तों, इसका अनावरण अभी सूरत में ही किया गया। सूरत कहाँ है? गुजरात में है, ठीक है ना, गुजरात में है। डायमंड सिटी जी, डायमंड शहर, डायमंड सिटी इसे कहते हैं। और यहीं पर इसी के नाम से, आईएनएस सूरत के नाम से, एक नवीनतम अपना लेटेस्ट स्वदेशी यानी कि इंडिजीनियस मिसाइल विध्वंसक पोत यानी कि मिसाइल डिस्ट्रॉयर पोत का अनावरण किया गया है। ये है आईएनएस सूरत। एक चीज और, गुजरात के किसी शहर के नाम पर कोई इंडियन नेवी शिप ये लॉन्च होने वाली पहली है। आज तक के इतिहास में गुजरात के किसी शहर के नाम पर कोई शिप नहीं लॉन्च की गई थी, तो ये है पहली। ठीक है जी। तो गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह पटेल जी ने इसका भी अनावरण किया। हालांकि इसकी लॉन्चिंग बहुत पहले ही हो चुकी थी, 17 मार्च के दिन ही मुंबई में इसको लॉन्च किया गया था, है ना। अच्छा, 17 मार्च याद आ रहा है, अभी कल मैंने आपको इसके बारे में बताया था, पुनीत राजकुमार की जयंती होती है, बर्थडे होता है, तो प्रेरणा दिवस मनाता है कर्नाटक सरकार। आ ही गया कोइंसिडेंसली। चलो, राजनाथ सिंह जी ने इसे लॉन्च किया था मुंबई में, और इसको बनाया किसके द्वारा गया है? मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड मुंबई के द्वारा ही से बनाया भी गया है। तो ये अब अनावरण हो चुका है, इसको इंडियन नेवी जो है यूज करेगी आईएनएस सूरत के नाम से। मैंने आपको कई बार बताया है, आईएनएस लगा है तो मतलब इंडियन नेवल शिप है, भारतीय नौसेना यूज करेगी। अगर आईसीजीएस लगा है तो इसका मतलब इंडियन कोस्ट गार्ड का शिप है और इसे भारतीय तटरक्षक बल यूज करेगा। क्लियर जी। नौसेना, नौसेना के बारे में बात करें अगर, तो 4 दिसंबर को हम लोग नौसेना दिवस मनाते हैं। एडमिरल आर हरि कुमार जी ये वर्तमान में भारतीय नौसेना के चीफ हैं। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा मुफ्त राशन योजना को कितने वर्षों तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया? तो पीएम मोदी जी ने अभी हाल ही में छत्तीसगढ़ में एक मीटिंग में, एक सभा में अनाउंस किया कि भाइयों एवं बहनों,
अब जो प्रधानमंत्री मुफ्त राशन योजना थी वो 5 वर्ष के लिए और बढ़ाई जा रही है, ठीक है ना। ये प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न राशन योजना जो है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि दुनिया में ऐसा कोई सा भी देश नहीं है जो 80 करोड़ गरीब जनता को, गरीब लोगों को राशन बांट रही हो, वो भी लगातार। देखो ये योजना 2020 में शुरू किया गया था, क्योंकि जब भी कोई महामारी आती है, कहीं पर भी इतिहास रहा है, जब भी कोई महामारी आती है तो जो ज्यादा जनसंख्या वाला देश रहता है वो महामारी से निपटने के बाद एक और जो बड़ी आपदा से पीड़ित होता है वो होता है भुखमरी। इस बार कोई कोविड के बाद भुखमरी से ना पीड़ित हो, तो उसके लिए सरकार ने ये योजना शुरू की थी। कौन सी योजना थी? प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। बहुत इंपॉर्टेंट योजना है, ध्यान रखना। कब शुरू किया गया था? 2020 में कोविड-19 महामारी के दौरान। लेकिन जब ये शुरू किया गया था तब ये था केवल और केवल 3 महीने के लिए, है ना। 3 महीने के बाद इसे बढ़ाया गया, बढ़ाया गया, बढ़ाया गया, बार बार बढ़ाया गया और 6 से 7 बार बढ़ाया गया, और अभी फाइनली एक बार में ही 5 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। तो यानी ये अभी और लंबा चलेगा। और ऐसा देखो, अब भारत में, हालांकि भारत वो रिपोर्ट नहीं माना था जो मैंने अभी आपको कुछ दिन पहले एक इंडेक्स बताया था, याद होगा आपको कि भारत भुखमरी सूचकांक में, हंगर इंडेक्स में, भुखमरी सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा है? पाकिस्तान से भी नीचे बताया गया है हंगर इंडेक्स में। ग्लोबल हंगर इंडेक्स यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, भारत 111वें स्थान पर है, 111th पोजीशन पर है भारत, याद है ना। पाकिस्तान से भी नीचे दिखाया गया था हम लोगों को, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना। लेकिन फिर भी भारत जो है ये ओवरकम करने के लिए, हालांकि वो रिपोर्ट जो है भारत ने सिरे से खारिज कर दिया था, कहा था कि आप लोग का जो पैमाना है वो बहुत खराब है, आप लोग मात्र 3000 लोगों पर सर्वे कर करके रिपोर्ट जारी कर रहे हो, जबकि हम लोग 140 करोड़ से ज्यादा आबादी के हैं। बताया था ना मैंने इसको। तो इसकी वजह से भारत ने उस सैंपल साइज को लेकर के उसे रिजेक्ट किया था। यहाँ पर भारत सरकार फिर भी लगी हुई है 80 करोड़ भारतीय गरीबों को अन्न राशन देने की, कंटिन्यू करने का। तो इसके तहत 5 किलो राशन दिया जाता है प्रत्येक व्यक्ति को, ठीक है जी। आगे, नवंबर 2023 में आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप में टाइम आउट होने वाले पहले बल्लेबाज दुनिया के कौन बन गए? देखो, नित्य प्रतिदिन एक रिकॉर्ड बन रहा है आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप में। एक और कल रिकॉर्ड बना टाइम आउट का, एंजेलो मैथ्यूज। एंजेलो मैथ्यूज दोस्तों ये श्रीलंका के ये खिलाड़ी हैं, बहुत ही मतलब कि सीनियर खिलाड़ी हैं एंजेलो मैथ्यूज, आप जानते होंगे इनका नाम जरूर। तो इनको ना अभी क्या किया गया, बांग्लादेश के खिलाफ ये मैच खेल रहे थे भाई, ये है एंजेलो मैथ्यूज, फिर इनको टाइम आउट दे दिया गया। टाइम आउट एक ऐसा प्रकार का आउट का तरीका अब आ गया है जिसके तहत होगा ये कि अगर 3 मिनट के अंदर अंदर आप क्रीज पर तैयार नहीं हो गए खेलने के लिए ना, तो आपको कहा जाएगा भैया जाओ आप, आपसे ना हो पाएगा। एंजेलो मैथ्यूज के केस में क्या हुआ, ये आए तो भाई साहब खेलने, कल का हाईलाइट देखना, उसमें हुआ था, अभी काफी देर विवाद चला था। 3 मिनट के लिए इनको लौटाया गया, उसके चक्कर में 10 मिनट का और गेम रुका, है ना। मतलब 3 मिनट बचाने के लिए 10 मिनट का गेम रोक रहे हो, क्या नियम है। फिलहाल एंजेलो मैथ्यूज आए ये, फिर पता चला इनको कि इनके हेलमेट में कोई प्रॉब्लम है, तो ये बुलाए दूसरा कि दूसरा हेलमेट लेकर के आओ। दूसरा हेलमेट लेकर के आया गया, फिर जब खेलने गए तो एम्पायर ने कहा नहीं भाई आप जाओ, 3 मिनट से ज्यादा हो गए, अब जाओ। 3 मिनट का नियम है, हालांकि इस वाले वर्ल्ड कप में ये 2 मिनट का ही कर दिया गया है, एक नियम घटा करके 1 मिनट का। लेकिन 3 मिनट के अंदर अगर अमूमन खिलाड़ी तैयार नहीं हो जाता है खेलने के लिए प्रॉपर तरीके से, मतलब आ नहीं जाता है, तब उसे टाइम आउट का दे दिया जाएगा करार। अभी ओडीआई या इंटरनेशनल मैचेस के मामले में ये पहला मामला है, इसलिए ये दुनिया के पहले बल्लेबाज बन गए हैं। वैसे फर्स्ट क्लास मैचेस में अगर बात करें तो ऐसी घटना 6 बार हो चुकी है। समझ में आ गया आपको बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त यानी कि चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर या कहे सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर, दोनों कहे जाते हैं ये। तो अभी हाल ही में कौन नियुक्त किए गए हैं? ये नियुक्त किए गए हैं हीरालाल सामरिया। हीरालाल सामरिया ये भारत के नए होंगे चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, मुख्य सूचना आयुक्त, ठीक है। एक होता है मुख्य सतर्कता आयुक्त जिसे कहते हैं चीफ विजिलेंस कमिश्नर, और इन्हें कहते हैं चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर। तो दोनों की ही नियुक्ति या कहें शपथ ग्रहण करवाते हैं राष्ट्रपति जी। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने इनको, अभी हीरालाल को दिलाया है शपथ इनके पद का। तो ये सीआईसी बने हैं, वो सीवीसी होता है, ये सीआईसी है, ठीक है ना, सीआईसी है, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर है जी। ये अभी इससे पहले सूचना आयुक्त थे यानी इंफॉर्मेशन कमिश्नर थे, अब ये चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर बन गए यानी प्रमोट हो गए हैं, ठीक है। ये क्या है? ये एक संस्था है, केंद्रीय सूचना आयोग। ये संस्था जो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट
2005 वाला जो है ना आरटीआई अधिनियम, यानी कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, उसी के तहत इसको स्थापित किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार तो यही पूछ लिया गया है कि बताओ सूचना का अधिकार आरटीआई अधिनियम कब लाया गया था, तो कब लाया गया था, तो बताओ जी, आपको बताना सिंपल, नरेगा हो या सूचना का अधिकार हो, दोनों आया 2005 में। ठीक है, नरेगा जिसको आगे चल करके मनरेगा कर दिया गया, महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना, वो हो चाहे सूचना का अधिकार यानी कि आरटीआई एक्ट हो, ये दोनों लाया गया 2005 में, याद रहेगा जी। चलो 2 नंबर आपका बन गया समझो। कुछ प्रमुख नियुक्तियों को रिकॉल कर लेते हैं जो पिछले दिनों में नियुक्त हुए थे। देखो अभी एक मनोरंजन मिश्रा जी ने मनोरंजन किया, आरबीआई का नया कार्यकारी निदेशक इन्हें बनाया गया। ये क्वेश्चन मैंने नहीं लिया था क्योंकि मैंने आपको कई बार बताया है कि जो ऑर्डिनरी क्वेश्चन होंगे उनको नहीं लिया जाएगा। तो ये कार्यकारी निदेशक यानी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नियुक्त किए गए हैं, कोई बहुत बड़ा पद तो है नहीं, इसीलिए इसको नहीं लिया गया। इसको यहीं वन लाइनर में ऐड करते रहे, मान लो अगर पूछा जाए तो ध्यान रखना इस बात को। ठीक है जी। राजेंद्र मेनन ये सशस्त्र बल के न्यायाधिकरण के अध्यक्ष बनाए गए हैं। और भी मुनीष कपूर को भी सेम देखो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नियुक्त किया गया था। कई एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होते हैं तो परेशान मत होना, आरबीआई में यहाँ तक कि गवर्नर एक होते हैं, उसके बाद यहाँ पर एमडी यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर भी 4 होते हैं। लेफ्टिनेंट जनरल रघु श्रीनिवासन को इनको बीआरओ का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया। केएन शांता कुमार को पीटीआई का नया बोर्ड का अध्यक्ष, राहुल नवीन को ईडी का नया अध्यक्ष और रजनीश कुमार को मास्टर कार्ड इंडिया का चेयरपर्सन। तरुण सोबती जी ये उप प्रमुख है नौसेना स्टाफ के। इसके अलावा नैसकॉम के अध्यक्ष राजेश नाम्बियार और उपाध्यक्ष सिंधु गंगाधरन जी नियुक्त किए गए हैं। क्लियर है जी, आगे बढ़ते हैं। नवंबर 2023 में किस बैंक को चेंज मेकर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है? कौन सी बैंक है? ये बैंक है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसको अभी चेंज मेकर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है। चेंज मेकर ऑफ द ईयर का अवार्ड, ये अवार्ड रिसीव किया है किसने? शक्तिकांत दास जी। शक्तिकांत दास जी ये आरबीआई के 25वें नंबर के गवर्नर हैं, 25वें गवर्नर है आरबीआई के, तो इन्होंने ये अवार्ड रिसीव किया है। अच्छा जी, ये अवार्ड आरबीआई को क्यों मिला? क्योंकि आरबीआई ही जो है मॉनेटरी पॉलिसी रेट्स डिसाइड करती है, जिसकी वजह से ये भारत में कैसी वित्तीय व्यवस्था रहेगी ये निर्धारित होती है। भारत में इन्फ्लेशन कितना बढ़ेगा, महंगाई दर कितनी बढ़ेगी या कितनी घटेगी, कैसे कंट्रोल में रहेगी, ये सब इसी पर डिपेंड करता है, मॉनेटरी पॉलिसी रेट्स पर। और उसकी अध्यक्षता मैंने आपको बताया है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की अध्यक्षता यही करते हैं जी। अच्छा, जो शक्तिकांत दास है ना, इनको अभी गवर्नर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला था, याद होगा आपको, गवर्नर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला था। हालांकि ये तो नेशनल अवार्ड था जो अभी पाया आरबीआई ने, लेकिन ये इंटरनेशनल अवार्ड था, गवर्नर ऑफ द ईयर का अवार्ड। उसमें दुनिया भर के जो सेंट्रल बैंक्स हैं उनके गवर्नर्स में देखा गया और उसमें भारतीय गवर्नर ये टॉप पर पहुंचे, गवर्नर ऑफ द ईयर का अवार्ड जीते। क्योंकि भारत में इतना कोविड महामारी आया और उसके बाद रसिया यूक्रेन युद्ध हुआ और ये भी चल ही रहा है, लेकिन फिर भी भारत की इकोनॉमी बिल्कुल स्टेबल है और बिल्कुल ग्रोइंग मोड में है, कोई भी यहाँ पर उतना नुकसान नहीं हुआ। तो ये करने के लिए इनको ये अवार्ड दिया गया। ये बहुत बड़ा पॉलिसी होता है, सबके बस की बात नहीं होती। फिलहाल इनको ये अवार्ड नई दिल्ली में दिया गया है, हिंदू बिजनेस लाइन चेंज मेकर अवार्ड्स में दिया गया। हिंदू बिजनेस लाइन का मतलब आप कोई वैसा मत समझिएगा कि हिंदू का संस्था ऐसा। हिंदू जो द हिंदू वाला अखबार सुनते हो ना, पढ़ते हो ना, जो सबसे इंटरनेट पे अपलोड होने वाला सबसे पुराना अखबार है, पूछा गया था यूपी पुलिस के एग्जाम में, इंटरनेट पे अपलोड होने वाला पहला अखबार कौन सा, तो आप हिंदू बताएंगे, द हिंदू। तो द हिंदू का ही ये बिजनेस लाइन, उसी का ही एक सेगमेंट है। हिंदू बिजनेस लाइन का चेंज मेकर अवार्ड दिया गया और उसमें इन्हें दिया गया है अवार्ड, आरबीआई को। ठीक है जी। आरबीआई के बारे में बेसिक बच्चों वाला क्वेश्चन अगर बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल को 1935 को, लेकिन राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 1 जनवरी को 1949 को। पहले गवर्नर कौन थे? ओसबॉर्न स्मिथ। ओसबॉर्न दिख रहा है ना ऊपर, ओसबॉर्न स्मिथ। और पहले भारतीय गवर्नर कौन हुए? सीडी देशमुख। सीडी देशमुख। मुंबई का चर्चगेट स्टेशन सीडी देशमुख के नाम पर अभी किया गया है रिसेंटली। अच्छा, एक चीज और, आरबीआई जो है जैसे कि मैंने आपको बताया मॉनेटरी पॉलिसी रेट डिसाइड करता है एमपीसी, एमपीसी कमेटी। ये बहुत पूछा जाता है जी, इकोनॉमी में ये बहुत पूछा जाता है। तो एमपीसी कमेटी क्या है, या एमपीसी में सदस्य कितने होते हैं, एमपीसी क्या करता है, काम क्या करता है, ये सब चीज। तो एमपीसी ध्यान रखना, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है ये, इसमें 6 सदस्य होते हैं, 3 होते हैं आरबीआई से और 3 होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट से। इसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो अध्यक्षता यही करता है आरबीआई का गवर्नर। ये पूछा जाता है, आरबीआई का गवर्नर अध्यक्षता करता है। ये लोग करते क्या हैं? ये लोग मीटिंग्स करते हैं 3-3 महीने 6-6 महीने पे, और ये मीटिंग्स में मॉनेटरी पॉलिसी रेट्स डिसाइड होते हैं, एमपीआर डिसाइड होते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी रेट में रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट, एसएलआर, सीआरआर वगैरह वगैरह।
रेपो रेट में बता ही देता हूँ। रेपो रेट एक ऐसा रेट है जब क्या होता है कि जो बैंकें होती है वो उधार लेती हैं आरबीआई से, तो आरबीआई उन पर उनसे इंटरेस्ट वसूलता है, तो उसे कहते हैं रेपो रेट। ठीक है, वो जितना वसूलेगा उतना ये लोग हम लोगों से वसूलेंगे, ये जो बैंकें हैं, और इसी से फिर महंगाई खर्चे सप्लाई डिमांड वाला होगा। बाकी आप इकोनॉमी बैच में पढ़ लेना हमसे। पुरस्कार सम्मान में आप देखोगे बाकी जो पुरस्कार हैं उनको अगर देखने की प्रयास करें हम लोग, टी पद्मनाभन को केरल ज्योति पुरस्कार मिला, नंदनी दास को 2023 का ब्रिटिश अकादमी पुस्तक पुरस्कार मिला, शिव शंकरी को 32वां सरस्वती सम्मान मिला है, किसके लिए? सूर्यवंशम के लिए। दिलीप नोंग मैथम को मणिपुरी भाषा में बाल साहित्य पुरस्कार, CS लक्ष्मी को टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, रुई किसियांग झांग को शस्त्र रामानुजन पुरस्कार, स्वाति नायक को नॉर्मन बोरलॉग फील्ड अवार्ड, इसके अलावा सत्यजीत मजूमदार को डॉक्टर VG पटेल मेमोरियल अवार्ड मिला है। आखिरी क्वेश्चन, हाल ही में महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी में हॉकी कप किसने जीता? इसको जीत लिया है जी भारत ने। महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी कप भारत ने जापान को हरा करके जीता है, और कितने से हराया पता है? 4-0 से हराया है। भारत के 4 गोल और जापान के 0 गोल। भारतीय महिला खिलाड़ियों ने ये जीत दर्ज की है हॉकी में। जापान कोई आम घास टीम नहीं है, ये 2 बार की चैंपियन है। 2 बार की चैंपियन जापान को 2013 और 21 में जो कि चैंपियन थी उसको अभी 4-0 से हरा करके ये कप जीत लिया है भारत ने। सिंगापुर में भारत इससे पहले जीती थी, तो ये वाली दूसरी जीत थी भारत की, और जापान भी 2 ही बार जीता हुआ है। तो ये उनके उनके नाम है जिन्होंने गोल किए थे, ठीक है, जिसमें नेहा है, इसके अलावा लोरम सियामी है, वंदना कटारिया है उत्तराखंड की, संगीता कुमारी है ना। भारतीय महिला हॉकी टीम की अगर कप्तान पूछी जाए तो आप बताएंगे सविता पूनिया। क्लियर है जी। चलिए, तो ये थे टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर कर दिया करो। चैनल पर अगर नए आए हो तो सब्सक्राइब कर लो ना यार, सब्सक्राइब कर लो, ऐसी डेली आपको वीडियो मिलती रहेगी। अक्टूबर की ई बुक आ चुकी है और इंग्लिश वाली भी आज या कल तक आ जाएगी, उसको भी आप ले सकते हो। ये ई बुक पर 50% का डिस्काउंट अभी दिया जा रहा है, दीपावली ऑफर क्योंकि स्टार्ट हो चुके हैं। दीपावली ऑफर के तहत आपको कोर्सेज पर 70% का और ई बुक्स पर 50% का डिस्काउंट दिया जा रहा है, तो जाइए उसको लीजिए। जीएस सफलता 3.0। अगर आप 2024 में सीरियस होकर के तैयारी कर रहे हैं और अगर आपको जीएस मजबूत करना है, अच्छे लेवल में करना है जीएस में आपका, जिससे कोई तोड़ ना रहे, तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो। इस बैच के बारे में सारी डिटेल्स के लिए कल मैंने एक वीडियो दी हुई है और लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाकर देख सकते हो। इसको जरूर लीजिए। मैं यही कहूंगा, अगर आपका जीएस कमजोर है या आपको नहीं आता है, आपको डर लगता है, आपका डर समाप्त हो जाएगा। व्हाट्सएप चैनल भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, क्योंकि शाम वाली जो क्लास होती है ना लाइव, उसकी पीडीएफ यहाँ पर भेजी जाती है, तो सारी पीडीएफ भी डाउनलोड कर लेना जी, और शाम वाली जो क्लास हो उसमें जी भी आ जाया करो। कल मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, यूनेस्को ने किसे संगीत का शहर घोषित किया? तो संगीत का शहर ग्वालियर को घोषित किया गया है, और कोझिकोड को साहित्य का शहर घोषित किया गया है। साहित्य का शहर घोषित किया गया है, याद रहेगा। पीएम मोदी ने हाल ही में तीसरी बार श्री सोमनाथ ट्रस्ट का अध्यक्ष बनाया गया इनको। सोमनाथ मंदिर पर किसने आक्रमण किया था? महमूद गजनवी ने 1025 ईस्वी में आक्रमण किया था। ठीक है जी। आज आपको क्या बताना है? कर्नाटक राज्य सरकार ने अभिनेता पुनीत राजकुमार की जयंती पर किस तिथि को प्रेरणा दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की? आज वाली भी वीडियो में मैंने बता दिया है। अपराधियों को जीपीएस ट्रैकर पहनाने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा है? तो वो कौन सा है ये भी बता दीजिए। तो दोनों ही क्वेश्चंस अच्छे हैं, इजी हैं, आप आंसर कर ले जाओगे। आंसर का इंतजार रहेगा मुझे। वीडियो कैसी लगी है जरूर बताना कमेंट करके, समझ में आता है कि नहीं ये भी बता दिया करो। ठीक है, और बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।